फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट हिस्ट्री। लगभग यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं 150 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखा है। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीनन है कि आपके जो हिस्ट्री से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, संपूर्ण निचोड़ वाली आपकी क्लास होने वाली जो कि आपकी हिस्ट्री की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, जय भीम, जय श्री राम, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। आवाज़ वगैरह मिल पा रही है आपको? सभी को मिल पा रही है? कमेंट कर दीजिए कहाँ कहाँ से जुड़े, एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सुपर फास्ट ही हम लोग रहने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि अरे मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ इनमें से क्या है। चलिए जवाब देना है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। और देखिए आपका जवाब भी यहाँ पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माउंट ऑफ द डेड, है ना, मृतकों को टीला के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए मोहनजोदड़ो की अगर पूछे सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ा आपका कह सकते हैं जो जगह है वो कौन सा था, एक प्रकार से अन्नागार, है ना, पूछा जाता है जो इमारत, जो सबसे बड़ी इमारत थी वो कौन था, तो अन्नागार ये सबसे बड़ी आपकी इमारत थी। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने किया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। वेलकम है भैया, सभी का वेलकम है, तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए आपसे कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई किसने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, रखाल दास बनर्जी तो नहीं होगा भैया, इतनी भी गलती आप लोग ना करिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया हड़प्पा सभ्यता पूछा गया है। और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किया है वो आपके एस आर राव ने किया था। किसने किया था? एस आर राव ने किया था। इसका आंसर जो आपका है सी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर दिया होता मोहनजोदड़ो तो मोहनजोदड़ो के यहाँ पर हो जाता रखाल दास बनर्जी। ठीक है ना, तो आंसर क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहां से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं ये कहां से मिले हैं। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। ये मिले हैं आपके सुरकोटदा से। कहां से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों उपनयन समारोह होता है मतलब बच्चे को क्या कहेंगे कि बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन समारोह में क्या होता है, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सत्यमेव जयते महाकाव्य जो लिया गया है ये कहां से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये कहां से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने कहा सत्यमेव जयते लिया गया है आपके मुंडकोपनिषद से, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्वता या महत्वता की वर्णन किया गया है। चलिए बताइएगा कि ऋग्वेद में किस देवता को सर्वाधिक यहाँ पर माना गया है, महत्व दिया गया है। तो दोस्तों ये आपके कौन है, तो आपके इंद्र भगवान, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। इंद्र का महत्व सबसे ज्यादा था आपके ऋग्वैदिक काल में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि प्राचीनतम वेद इनमें से कौन सा है। चलिए बता रहे हैं प्राचीनतम वेद इनमें से कौन सा हो जाएगा, प्राचीनतम वेद। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा ऋग्वेद। जो ऋग्वेद आपका है ये सबसे प्राचीनतम वेद है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है, कह रहा है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ होते हैं। कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए जो शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण है ये कौन से ब्राह्मण अर्थात कहेंगे ऋग्वेद ब्राह्मण के यहाँ पर दोस्तों मूल पाठ होते हैं। आंसर आपका 8 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, यजुर्वेद क्या हो जाएगा, यजुर्वेद। इसका आंसर जो आपका बनेगा वो डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, जवाब देना है। मतलब मृत्यु जो हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी, जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बी नंबर हो जाएगा, कुशीनगर, अर्थात जिसे पुराने समय में कुशीनारा कहते थे। यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है ना। और यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सारनाथ। सारनाथ ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र अर्थात धर्म चक्र परिवर्तन का जो उपदेश है ये दिया था, ये कहां पर दिया था। इसका जो आंसर होगा वो राइट क्या हो सकता है देखिए 10 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, लुम्बिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लुम्बिनी, सॉरी
माफ करिए, कह रहा है धर्मचक्र परिवर्तन दिया है ना, धर्मचक्र परिवर्तन दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सारनाथ। क्या हो जाएगा? सारनाथ इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। त्रिपिटक जो आपका संबंधित है वो आपका किससे संबंधित है, यहाँ पर जवाब देना है। त्रिपिटक दोस्तों याद रखिए, त्रिपिटक जो आपका है दोस्तों याद रखिए बौद्धों से जुड़ा है। किससे है? बौद्ध से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। चलिए बताइए आपका जो आंसर होगा यहाँ पर है कि बोध गया जो एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है ये क्यों है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 12 नंबर में, तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि भैया गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। बोध गया में गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसलिए जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ होता है। तो दोस्तों ये बताइएगा कैवल्य का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? कैवल्य का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे कैवल्य मतलब होता है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही कैवल्य कहलाता है। ठीक है ना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना कैवल्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जैन धर्म में दोस्तों आपका कैवल्य होता है जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इंद्रियों पर आप क्या करते हैं? नियंत्रण कर लेते हैं, यही होता है कैवल्य, यही होता है ज्ञान की प्राप्ति। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे 24वें जैन तीर्थकर और या अंतिम तीर्थकर आपके कौन थे। चलिए 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर जो आपके थे इनमें से कौन हो जाएंगे? आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा महावीर द्विवेदी। क्या हो जाएगा? महावीर द्विवेदी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे 23वें आपके कौन से हैं, तो आप कहेंगे 23वें आपके थे पार्श्वनाथ। अगर पूछे पहले आपके कौन थे, पहले नंबर के आपके थे ऋषभदेव। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे जैन धर्म में 3 रत्न आपके दिए जाते हैं और उन निर्माण का मार्ग कहा जाता है, इन्हें निर्माण का मार्ग भी कहते हैं। और ये जो 3 रत्न होते हैं वो आपके होते क्या हैं? अगर निर्वाण की प्राप्ति है तो दोस्तों याद रखिए क्या होना चाहिए? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। किसी भी व्यक्ति के अंदर सही विश्वास होना चाहिए, सही ज्ञान भी होना चाहिए। जब सही ज्ञान होगा तो सही विश्वास तो होगा ही होगा, और भैया सही आचरण भी। तो ठीक है ना, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन था। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा जो शिलालेख है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये है आपका 13वां शिलालेख है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर जो सी नंबर है ये राइट हो जाएगा, और आपका जो आंसर आ गया है सी नंबर राइट हो गया है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है देवानाम प्रिय नाम से किसे जाना जाता था। यहाँ पर बताना है देवनाम प्रिय से जानते थे वो किसे जानते हैं। देवनाम प्रिय नाम से जो जाना जाता था, ये नाम जो दिया गया है किसे दिया गया था? दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, ये अशोक का दिया गया था। अशोक जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके हर्षवर्धन से पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी पूछे तो आप कहेंगे सर थानेश्वर। क्या हो जाएगा? थानेश्वर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे पूछे जाए कि हर्षवर्धन की राजधानी, तब आप क्या बोलेंगे? कुन्नकुब्ज, अर्थात जो कन्नौज आपका है, कन्नौज आपकी इनकी राजधानी यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है। दोस्तों याद रखिएगा, अशोक ने जो कलिंग पर विजय प्राप्त किया था जिसमें बहुत ही ज्यादा रक्तपात हुआ था, और इसी रक्तपात को देखकर भैया अशोक ने युद्ध करना बिल्कुल छोड़ दिया था, त्याग दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, तो यहां पर देखा जाए ये है आपका सबसे बड़ा शिलालेख जो कि आपका 13वां शिलालेख है। आंसर आपका बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अशोक का जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ है ये स्तंभ पर आपका था। कुल मिला के देखा जाए जो अशोक का सिंह चतुर्भुज आपका है ना, ये स्तंभ आपका कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये सारनाथ में आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर है, जहां पर बुद्ध ने आपका पहला उपदेश 5 शिष्यों को दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में, यूपी में सबसे साक्षर जिला जो आपका है, सबसे पढ़ा लिखा जिला जो आपका है वो आपका गौतम बुद्ध नगर है। अगर पूछे कन्नौज में, तो कन्नौज की बात करते हैं तो आप कहेंगे इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। यहाँ पर लाख बहोसी पक्षी विहार आपके कहां पर है? कन्नौज में है। ठीक है ना, जितना भी पॉइंट बनता जाएगा वो आपको पढ़ाते चले जाएंगे। देखो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान इनमें से कौन सा है? मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान पूछा गया है। तो भैया यहां पर देखा जाए तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर जो आप देना है आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है? मौर्य कला जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? क्यों भैया बताइएगा कि मौर्य कला जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? यहां पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? स्तंभ के लिए होता है, स्तूप के लिए होता है, या चैत्य के लिए, या 12
दरी के लिए, आप कहेंगे सर स्तंभ के लिए जाना जाता है ना। देखा जाए तो मौर्य काल में अशोक द्वारा स्तंभ यहाँ पर स्थापित करवाए थे, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ आपके प्रतिमान यहाँ पर माने जाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन इनमें से नहीं था। हमने कहा कि पूरी आपकी हिस्ट्री का निचोड़ आपका है, पूरी हिस्ट्री का निचोड़ है, तो इसमें क्रम से सब कुछ आपको मिलेगा। अब सोचो, अभी सब कुछ मिल जाएगा, अभी मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाए, अभी यहाँ पर सब कुछ मिल जाए, तो सब कुछ मिलेगा इंतजार करने के बाद। इसी वीडियो में सब कुछ मिलेगा, हर एक पॉइंट मिलेगा, चाहे गांधी जी हो चाहे कोई भी हो, हर चीज इसमें मिलने वाला है। लेकिन थोड़ा इंतजार, थोड़ा सब्र रखिएगा, वो हर चीज आपको मिल जाएगी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाने वाली है। ठीक है ना, क्लियर है? तो देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन इनमें से नहीं था। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपका 21, और 21 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए कश्मीर है, गुर्जर है, कर्नाटक है, लेकिन याद रखिए जो आपका कामरूप था, ये कामरूप नहीं होता। याद रखिए कामरूप जो आपका है असम को कहते थे। क्या यहाँ पर असम? भैया लाइव ही है, क्यों परेशान है, लाइव की क्लास चलती है हमारी। यहाँ पर देखिए असम को बोलते थे कामरूप, और असम की बात आई है तो असम में एक पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान, कौन है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सिंह के गहने के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है हुआ स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। यहाँ पर जो आप देना है, वह स्थल जहां पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। 22 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये है आपका प्रयाग, है ना, प्रयाग में, जो कि आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर हो गया है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। देखिए क्वेश्चन आपका मिल भी चुका है, हमने कहा भी है कि कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो था ये कहाँ का शासक था। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। हमने कहा कि भैया कन्नौज से पहले ये थानेश्वर का शासक था। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो डी नंबर हो जाएगा, थानेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ पर दिल्ली पर जो शासन था वो आपका था जिसको, तो आपके तोमर मल का था। किसका था? तोमर वंश का था। तो ऑप्शन नंबर है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कब और कहां पर मारा गया था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो जयचंद मारा गया, ये युद्ध हुआ था, ये हुआ था चंदावर का युद्ध। क्या हुआ था? चंदावर का युद्ध, जो कि आपके 1194 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो आएगा बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अभिज्ञान शकुंतलम का किताब किसने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम का किताब जो लिखा है वो किसने लिखा है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए अभिज्ञान शकुंतलम की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास, जिसको ऑप्शन नंबर आपका सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऋतु संहार, है ना, ये अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो आपके हैं वो आपके कालिदास की हो जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे कादम्बी के जो लेखक आपके हैं वो आपके कौन है। कादम्बरी के जो लेखक हैं यहाँ पर राइट क्या हो सकता है, कादम्बरी के लेखक पूछा गया है। और आप कहेंगे सर जी यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कादम्बरी हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट की बात करते हैं तो भैया ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, है ना, हर्षवर्धन के दरबारी कवि आपके थे, जो कि आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और दिया गया है क्या, कह रहा है विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया है। हमने कहा कि भैया मुद्रा राक्षस जो लिखा है वो विशाखा दत्त की रचना है, और याद रखिएगा कि किस भाषा में लिखा गया है ये आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, कौन सी नंबर, संस्कृत भाषा में है। किस में है? तो संस्कृत भाषा ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे। ये बताना है। जो आपके मेगास्थनी था ये भैया कहाँ का था, ये मेगास्थनी जो आपका था ग्रीस का आपका था दोस्तों, याद रखिए ग्रीस। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब इनमें से बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है। चलिए, खजुराहो समूह के जो प्रसिद्ध स्मारक हैं ये भैया किस राज्य में हैं। खजुराहो, जो कि हमें हर बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, खजुराहो जो आपके हैं मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो कि चट्टानों को काट कर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक आपका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपका कैलाश मंदिर। जो कैलाश मंदिर आपका है ये आपके कहां पर है, तो एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, चट्टानों का काट कर बनाया गया, ये आपका है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है भारत में नवपाषाण काल गुप्त चित्रकारी कहां पर मिलती है।
चलिए यहाँ पर बताना है कि भारत में देखा जाए जो नवपाषाण गुप्त काल की जो चित्रकारी है ये देखने को जो मिलता है ये कहाँ पर मिलता है। 32 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये है आपका भीमबेटका जो कि एमपी में है। यहाँ से नवपाषाण काल के समय में नवपाषाण से बहुत चीजें आपके देखने को मिली हैं आपके भीमबेटका एमपी से। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में है? प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली जो प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं हैं वो किस जिले में है? 33 नंबर का ऑप्शन देना है। और 33 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में जो आपका सोनभद्र है, सोनभद्र में से पाई गई हैं याद रखिए पंचमुखी गुफाएं, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम इनमें से कौन था? पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम जो आपका था इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। याद रखिएगा वो भी कैसा है, ये मुस्लिम शासक है। जिसका जवाब सी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लौह और रक्त की नीति जो आरंभ किया था किसने आरंभ किया था? रक्त और लौह की नीति जो अपनाया था या चालू किया था वो किसने चालू किया था? यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए 35 नंबर में तो दोस्तों इनका नाम है बलबन, है ना। देखा जाए तो भैया नौरोज त्योहार क्या पूछा जाता है कि नौरोज त्योहार जो आरंभ किया किसने? तो आपके बलबन ने ही शुरू किया था। जो आपका चहलगामी था, तुर्के चहलगामी जो था, चहलगामी उसको भी नष्ट किया था अर्थात तो भंग किया था वो आपके किसने? आपके बलबन ने ही नष्ट किया था, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर सिजदा और पैबोज नामक प्रथा जो चालू किया था, सिजदा और पैबोज मतलब यहाँ पर कोई भी अगर होता था गैर मुसलमान, जब उसको दंड होता तो भैया वो क्या करता था कि राजा के सामने लेट जाता था, उसके पैर चूमता था। उसे सिजदा पैबोज प्रथा आपके बलबन ने ही शुरू किया था। बड़ा निरंकुश शासक था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? चलिए बताइएगा कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। आप कहेंगे सर इब्न बतूता की जो कि देखा जाए मोरक्को का यात्री था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और आपको याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? मूल नाम था जौना खां। क्या नाम था? जौना खां था। जौना खां इसका मूल नाम था। याद रखिएगा आपका जो जौनपुर की स्थापना हुई, जौनपुर जो आपका है, जौनपुर जो आपके यूपी में है ना भैया, जौनपुर इसी की स्मृति में, इसकी याद में ही आपके फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? आप कहेंगे सर 37 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1398 में। क्या हो जाएगा? 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। आपका जो आंसर है यहाँ पर डी हो जाएगा। और इसके बाद भैया यहाँ पर जो आपका तुगलक वंश आ जाता है ना, यहाँ पर जो आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? चलिए, भारत में तुगलक वंश की जो नींव रखी थी, तुगलक वंश की जो नींव रखा था वो किसने रखा था? हमने कहा जब तुगलक वंश की बात आती है तो भैया इनका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों याद रखिए दिल्ली सल्तनत काल में सबसे ज्यादा समय तक राज्य जो किया वो आपके तुगलक वंश ने ही यहाँ पर किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक आपका जो था ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? तो आपका फिरोज शाह तुगलक ही था। और देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर नहरों का जाल भी बिछाया, भारत में नहरों का जाल बिछाया था। इसलिए कृषि कर जो आपका है, खेती पर जो टैक्स वसूला वो आपके फिरोज शाह तुगलक ने ही शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है? दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि पूछा गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, है ना, याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा 1396 से आपके 1296 से 1316 तक का जो समय है अलाउद्दीन खिलजी का समय है, जो कि आपके दिल्ली में ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता, भारत का तोता भी कहा जाता है, ये किसके दरबार के दरबारी रहे हैं? चलिए ये बताइएगा कि अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता, भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? 40 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आप कहेंगे सर अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे एटा के पटियाली में हुआ था। एटा के पटियाली में हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा ये बिल्कुल IMP है, बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका है।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? किस शासक की मृत्यु उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ जाएगा। आप कहेंगे सर हुमायूं, इसका आंसर जो आपका है डी नंबर हुमायूं आपका आंसर है। बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा हुमायूं, इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया है? क्लियर है ना? और यहाँ पर जो एक दीन पनाह आपका था ना, दीन पनाह जो आपका था उसकी सीढ़ियों से, तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? चलिए बताइएगा कि पानीपत की लड़ाई में है ना हराया था इब्राहिम लोदी को, तो भैया बाबर ने हराया था। आप कहेंगे कब हराया था? तो आप कहेंगे सर ये जो आपका युद्ध हुआ था पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1526 को हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, और इसमें इब्राहिम लोदी को युद्ध के मैदान में ही पराजित कर दिया था, मौत के घाट उतार दिया था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था? आगरा के किले का निर्माण जो करवाया गया वो किसके द्वारा करवाया गया था? आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर बताइएगा, ये भैया आपके अकबर हो जाएंगे। आगरा के किले का निर्माण आपके अकबर ने करवाया था, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? मुगल काल के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कोतवाल का जो काम था ये कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था। यहाँ पर जो आंसर है वो डी हो जाएगा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो सासाराम है वहां पर देखा जाए शेर शाह सूरी का मकबरा है। ये अष्टकोणी में बना हुआ है ना, और ये दो पद्धतियों से बना हुआ है दोस्तों, याद रखिए, अफगान और साथ में आपका भारतीय शैली का बना हुआ मकबरा है, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा अच्छा फरीद खान, बचपन में इसका नाम फरीद खां भी आपका था, याद रखिए, बचपन में नाम। अगला क्वेश्चन दिया है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? वह स्थान बताना है जहां पर अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, है ना। कुल मिला के इनका जो मृत्यु हुई थी वो आपका रंगून में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर रंगून, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना में से किस मुगल शासक ने किया था? चलिए बता सकते हैं। यहाँ पर बताना है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने यहाँ पर किया था? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये है भैया आपके शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पर मोर सिंहासन जिसे तख्ते ताऊ कहा जाता है ना, यहाँ पर देखा जाए तख्ते ताऊ किसे कहा जाता है, और नादिर शाह आया था और इसको अपने साथ ले गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध जो आपका लड़ा गया वो किसके बीच लड़ा गया था? यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में नहीं, 1500 कब हुआ था? 56 में हुआ था। अब यहाँ पर देखा जाए 48 नंबर में, तो आपका जो आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर और हेमू, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? चलिए बताइएगा कि इनमें कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो शराब को छूता तक नहीं था भैया? यहाँ पर बताइएगा। यहाँ पर जो 49 नंबर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 49 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका डी जो इसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर औरंगजेब, है ना। औरंगजेब दोस्तों याद रखिए शराब को छूता तक नहीं था, है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर है राइट हो जाएगा। और भैया एक देखा जाए मुगल शासन काल में जो पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ शासक था, वो कौन था? तो आपका अकबर था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों अगला पॉइंट आपसे कह रहा है प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? प्रारंभ में जो अकबर का संरक्षक था वो आपका कौन था? दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैरम खां था, है ना। क्या था? बैरम खां, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां पर मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, है ना, दीने पनाह की सीढ़ियों से गिरकर पुस्तकालय भवन में जब इनकी मृत्यु हो गई तो भैया उनके बेटे अकबर को सिंहासन पर बैठा दिया गया था। और उस समय यहाँ पर देखिए आपके कहां पर, तो आप कहेंगे कालानौर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। और देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था?
चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में, किले का नाम है अजमेर का किला। क्या नाम है? अजमेर का किला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किया है? अकबर की धार्मिक नीति का आलोचना जो किया है वो किसने किया था? आंसर देना है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 53 नंबर है, 53 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये है बादायूनी। बादायूनी जो आपका है ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट हो जाएगा कि जो आपका बादायूनी है ये अकबर की धार्मिक नीति थी। धार्मिक नीति में देखा जाए तो आप कहेंगे सर धार्मिक नीतियों में जैसे इन्होंने चलाया था दीन इलाही धर्म, है ना, दीन इलाही धर्म चलाया था, तो इसकी यहाँ पर आलोचना किया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भैया अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? चलिए बताइएगा आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? कह रहा है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? 54 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो भैया इसे कोतवाल कहते थे, है ना, कोतवाल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि जलालुद्दीन मोहम्मद जो नाम है ये किसका नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद जो नाम था ये किसका नाम था, ये पूछा गया है। तो भैया आपका जो आंसर बनेगा क्या हो सकता है? यहाँ पर आपका जो आंसर है राइट क्या हो सकता है? जलालुद्दीन मोहम्मद किसे कहते थे? ये भैया कहते थे आपके अकबर को कहते थे, अकबर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो कि सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस एक ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो भैया यहाँ पर याद रखिएगा ये जो आपका है ना, ये है आपके कहाँ पर? कुतुब मीनार परिसर में है ना, जंग इसमें नहीं लगता है भैया, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर है। ये जो लौह स्तंभ आपका है वो भैया बिना जंग लगे अभी भी वैसा ही का वैसा है ना, और ये आपका कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों ये थे आपके हुमायूं। हुमायूं को दोस्तों जब ये अपने भारत से निष्कासित कर दिया गया था, जब निष्कासित करने के बाद भैया ये क्या हुए, वहीं पर सीखे, है ना, वहीं पर सीखे थे और सीख कर यहाँ पर आए थे दोस्तों। तो भैया देखा जाए चित्रकारी के लिए स्टार्टिंग इन्होंने ही किया था। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? कौन सा युग्म आपका सही नहीं है ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। आप कहेंगे बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निशात बाग आपके जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, और यहाँ पर दिया है हुमायूं का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में थोड़ा है, अभी आपका दिल्ली में है, तो आपका जो आंसर गड़बड़ है वो आपका डी नंबर है, गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया और किसने नहीं दिया, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था 5वीं मंजिल, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो ये स्टार्टिंग ही किया था, न्यू डाल दिया था। यहाँ पर इल्तुतमिश ने बनवाया भी था। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने भैया आपके जो कुतुब मीनार है इसमें कोई सहयोग नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आईने अकबरी किसने लिखा है? चलिए बताना है कि जो आईने अकबरी लिखा है वो किसने लिखा है। 60 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 60 नंबर का जो ऑप्शन आएगा वो आपका सी हो जाएगा, अबुल फजल। क्या हो जाएगा? आईने अकबरी जो लिखा है वो आपकी अबुल फजल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के जो लेखक हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक दोस्तों इनको बोलते हैं जियाउद्दीन बर्नी। क्या है? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है तारीख ए फिरोज शाही। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे चुना था या किसे नियुक्त किया था? अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में जो नियुक्त किया था वो किसे नियुक्त किया था? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, संगीतज्ञ के लिए है आप कहेंगे मियां तानसेन। जो तानसेन था ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ग्वालियर में मकबरा है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? चलिए बताइएगा कि अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई बताइएगा। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में तो नहीं हुआ था, है लखनऊ में हम नहीं पढ़ाया है। यहाँ पर देखिएगा आपका जो आंसर है यहाँ पर एटा है, कासगंज है, कन्नौज है, लखनऊ है। आप कहेंगे ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, एटा के कासगंज के पटियाली गाँव में, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट को मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके भी मिल जाएगा, परेशान क्यों हो रहे हैं? धीरे धीरे पढ़िए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, अभी बहुत आपके पास है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी। चलिए कह रहा है बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध हुआ था 1764 में, और इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष
प्रतिवर्ष कितने रुपए, तो आप कहेंगे सर प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए। 26 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 26 लाख रुपए प्रति वर्ष यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था। बक्सर का युद्ध जो था एक निर्णायक युद्ध था। इसी युद्ध से ही देखा जाए भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो गई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि बक्सर के युद्ध के बाद के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो कि ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भैया ये सौंप दिया था आपके ऑप्शन डी नंबर अवध। क्या हो जाएगा, अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो कि ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। बताइएगा कि किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। तो भैया यहाँ पर देखा जाए समय है आपके औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल के समय मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और के बीच लड़ी गई थी। अभी अभी यहाँ पर देखिए ट्रिक भी आपकी आई हुई थी, याद रखिएगा प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में लड़ी गई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर ये हो जाएगा सिराजुद्दौला, है ना। याद रखिए अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना, आपका आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे भाई। जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा। ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी लाइक शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं कितनी गजब की क्लास आपकी है। चलिए बताइएगा कि भारत में पहली रेलगाड़ी, तो बस जैसे ही क्वेश्चन आया तो वैसे आपका आंसर भी आ गया है। देखिए 1853, देखिए बंबई और थाने, आपका आंसर राइट हो गया है। हमने कहा है आपको सब कुछ आता है भाई, हम तो आपको जानते हैं कि आपको सब कुछ आता है, बस जो भूल रहे हैं वही रिवीजन आपको करना है ना, कि रिवीजन ही तो आपको करना है, बाकी सब कुछ तो आपका आता है, ऑलरेडी आप लोग सिलेक्टेड हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। भूमि राजस्व से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जमींदारी जिसे स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, महलवाड़ी भी है, रैतवाड़ी भी है, लेकिन दस्तक अभियान थोड़ा जुड़ा है ये आपके राजस्व से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम जो आपका 1929 है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यहाँ पर विरोध भी किया था। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे शारदा अधिनियम, है ना, शारदा अधिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। चलिए आपसे कह रहा है 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बॉम्बे, जो कि अब आपका इसे मुंबई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। भैया ये जो पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय, याद रखिए लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि समय है 1856, उस समय आपका वायसराय यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1891 में बी.एम. मालाबारी के प्रयासों से, है ना, प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार वर्ष से कम बालिका का विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी के लिए आपका ये था प्रयास। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 1795 में और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम ने घोषित किया था। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने जो पारित किया था, ये कन्या हत्या को अवैध, ठीक है, कन्या हत्या को अवैध पारित किया, मतलब घोषित किया। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। चलिए बताइएगा कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। 75 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा प्राथमिक शिक्षा पर, किस पर, प्राथमिक शिक्षा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है महलवाड़ी प्रणाली कहां पर लागू की गई थी। बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको बताना है महलवाड़ी जो प्रणाली है ये लागू की गई थी, ये कहां पर लागू की गई थी। आप कहेंगे महलवाड़ी प्रणाली आपकी उत्तर प्रदेश से लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है मेरठ छावनी में
1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी? मेरठ छावनी में 1857 की जो सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई वो आपकी कब हुई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों मेरठ छावनी दिया है तो आपको याद रखना है मेरठ छावनी में स्टार्टिंग 10 मई से हुई थी। मतलब ये जो 1857 की स्टार्टिंग हुई वो आपकी 10 से हुई थी, अर्थात 10 मई 1857। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन? सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी इनमें से कौन थी? चलिए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी जो थी इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन है आपका डी नंबर, बेगम हजरत महल, जो कि आपका अवध से नेतृत्व कर रही थी। कहां से? लखनऊ अवध से नेतृत्व कर रही थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था? चलिए बताएगा कि राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब और कहां पर गाया गया था। आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो भैया आप कहेंगे 1911 में, जो कि आप कहेंगे सर एक ही ऑप्शन दिया गया है 1911, जो कि ऑप्शन नहीं दिया गया है। 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया भैया? क्योंकि कांग्रेस ने एक बार गठबंधन कर दिया। गठबंधन की बात करते हैं तो एक प्रकार से मुस्लिम के साथ गठबंधन कर लिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये भैया आपके कब हुई थी बताना है। तो आप कहेंगे सर 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, है ना, जो कि आपके बंबई में हुई थी। 72 प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता किया था? बताएगा कि महात्मा गांधी ने जो अध्यक्षता किया था वो किसमें किया था? आप कहेंगे महात्मा गांधी ने मात्र एक ही अध्यक्षता किया था और ये है बेलगांव, जो कि कर्नाटक में, जो कि 1924 में किया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। और 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू ने किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को, या जो 1885 से स्टार्ट होता है 1905 के बीच में जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं यहाँ पर आरंभिक। क्या बोलते हैं? आरंभिक, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता किया था? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम मुसलमान ने अध्यक्षता किया। मुसलमान ने अध्यक्षता किया था दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो भैया आपके देखा जाए मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था, जिसमें से सर्वप्रथम मुसलमान ने अध्यक्षता किया था इसी में। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बंगाल का विभाजन ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में देखा जाए तो ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया था। और ये भैया ब्रिटिश वायसराय कौन था? यहाँ पर बताइएगा, ब्रिटिश वायसराय जो था इनमें से कौन था? यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर हो जाए आपका कर्जन, है ना। कौन है? कर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन जो कि 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? दोस्तों 86 नंबर आपसे पूछा है कि बंगाल का विभाजन जो हुआ है ना 1905 में के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व जो किया था, यहाँ पर जो आंसर होगा 86 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक क्रांतिकारी नेता इनमें से कौन नहीं था? यहाँ पर देखिए, जैसे आपके हैं चंद्रशेखर आजाद भी थे, सूर्यसेन भी थे, भगत सिंह भी थे, लेकिन भैया गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे ना, ये क्रांतिकारी आपके नहीं थे। यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया है? यहाँ पर जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इनका नाम है भगवती चरण बोहरा। क्या नाम है? भगवती चरण बोहरा के द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक लेख लिखा गया। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? अभिनव भारत का जो आयोजन किया वो किसने किया था? बता सकते हैं? अभिनव भारत का जो आयोजन किया वो किसने किया? यहाँ पर आंसर क्या होगा? 89 नंबर में जवाब देना है। वीडी सावरकर, बिल्कुल सही है। याद रखिए वीडी सावरकर, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वीडी सावरकर, आंसर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है मिलान करना है। यहाँ पर सही मिलान जो होगा इनमें से क्या हो सकता है?
तो देखो यहाँ पर भैया आपके राम प्रसाद बिस्मिल जो आपके जुड़े हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जो आपके हैं ये काकोरी कांड से जुड़े हैं। सूर्य सेन जो आपके थे ये कहां से जुड़े थे, तो आपके चटगांव शास्त्रागार से जुड़े थे। अरविंद घोष जो आपके थे ये अलीपुर बम हमले से जुड़े थे, है ना। और भगत सिंह जो आपके हैं लाहौर षड्यंत्र से जुड़े थे। मतलब यहाँ पर जो आपका मिलान हो रहा है वो हो रहा है क्या, 2 3 4 1, है ना, 2 3 4 1, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो गया है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए थे। चलिए बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए थे। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपके जो ऑप्शन बी है इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में, जिसका नाम अल्फ्रेड पार्क रख दिया गया है। आंसर नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है महाराष्ट्र में, क्या दिया है, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा गया था। तो भैया गुप्त समाज का नाम रखा गया था यहाँ पर मित्र मेला, जो कि गुप्त आपका रहा है 1904 में, वही आपका चेंज हो गया था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मित्र मेला समिति, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या का प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस जो थे इनको भैया फांसी दी गई थी। इन्होंने यहाँ पर किंग्सफोर्ड पर यहाँ पर बम फेंका था, उनको भैया हत्या का प्रयास किया था, तो यहाँ पर लिए इनको फांसी दी गई। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया है महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये थे भैया लुईस फिशर। कौन है, लुई फिशर जो आपके थे। असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। याद रखिए असहयोग आंदोलन के समय यहाँ पर आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा, लुई फिशर हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। चलिए बताना है आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, कि महात्मा गांधी ने अपना जो राजनीतिक गुरु माना था वो किसको माना था। यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, चलिए भैया यहाँ पर आंसर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 95 का जो ऑप्शन आ रहा है लगभग काफी लोगों का आया है, गोपाल कृष्ण गोखले, क्या हो जाएगा, बी नंबर है, गोपाल कृष्ण गोखले आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहे रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे में, है ना, रेल डिब्बे के सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। और जो बाहर फेंका गया था ये कब फेंका गया था, तो 1893 में। कब, 1893 में इनको भैया याद रखिए पिट्सबर्ग जो आपका रेलवे स्टेशन है वहां से इनको रंग भेद के कारण इनको उतार दिया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की जो स्थापना किया था, ये स्थापना जो किया था दोस्तों याद रखिए कब किए थे। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फरवरी 1919 में। क्या हो जाएगा, फरवरी 1919, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, डिक्कन क्यों थी, बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि महात्मा गांधी जी के गांव आदर्श क्या है, सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तें पूरा करना होता है और इनमें से क्या शर्तें नहीं हैं, क्या शर्तें नहीं हैं। तो पहली शर्त क्या है कि जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, तब तो अच्छा गांव होगा, बिल्कुल सही है। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का एक स्थान जो है एक दूसरे के बगल में बनाना चाहिए। ये तो भैया आपका ये तो शर्तें नहीं आपकी लागू होती हैं, ठीक है, बी नंबर ये शर्तें नहीं है। बाकी इनमें धर्मशाला, एक छोटा डिस्पेंसरी आपका होना चाहिए, है ना, भोजन इत्यादि में डिस्पेंसरी, मतलब ये बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है कि गांधी जी ने जून 1904 में डरमन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना किया था। कब किया था, 1904 में। और 1904 में जो किया था इसका नाम है फोनिक्स आश्रम। क्या नाम है, फोनिक्स आश्रम था। यहाँ पर जो भरा जाएगा फोनिक्स, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन डांडी मार्च जो आपका प्रारंभ हुआ, ये कब प्रारंभ हुआ था। गांधी जी का जो डांडी मार्च है ये प्रारंभ हुआ था, ये कब प्रारंभ हुआ था, यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो भैया 12 मार्च को स्टार्टिंग हुई थी, 12 मार्च 1930 को ये आपकी स्टार्टिंग हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है भैया महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम जो संबोधित किया था वो किसने संबोधित किया था। जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए
यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है, तो भैया सुभाष चंद्र बोस ने, है ना, सुभाष चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग जो आपका जनसंहार है ये भैया किया था, किसने किया था, ये घटित हुआ था, ये पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर जो जलियांवाला बाग घटना हुआ था ये 1919 में हुआ था, और यहाँ पर डेट पूछा गया है, तो डेट की बात करते हैं तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना घटित हुई। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर ये हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार के ही विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था, लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है, यह अधिनियम है आपका 1919। कौन है, 1919 है। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें क्या था कि भैया जो आपके एक तो केंद्र में द्वैध शासन होता है, एक राज्यों में, तो राज्यों में जो आपका स्वशासन व्यवस्था है वो आपकी हुई थी राज्यों में, ठीक है ना। तो या द्वैध शासन जो आपकी द्वैध शासन है वो राज्यों में आपकी द्वैध शासन यहीं से शुरुआत हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था, क्वेश्चन आपको बताना है। और असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, बता सकते हैं, चलिए भाई बताइएगा कि असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये कब प्रारंभ हुआ था, 1921 में या 1922 में या 1920 में, क्या बोलेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा क्या, यहाँ पर बी नंबर 1920 में स्टार्टिंग हुई थी असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, और समाप्त हुआ था 1922 में चौरी चौरा कांड के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि चौरी चौरा की जो घटना घटित हुई ये आपकी कब घटित हुई थी। चौरी चौरा की जो घटना घटित हुई है ये कब घटित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1922 जो कि फरवरी, जो कि 4 फरवरी 1922। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी। बताइएगा कि भैया कौन सा ऐसा यहाँ पर राष्ट्रवादी नेता था जो कि यहाँ पर देखा जाए तो भैया पुलिस साइमन का विरोध कर रहे थे और इनकी मृत्यु हुई थी। ये है लाला लाजपत राय, है ना, लौह पुरुष। यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है देखो कह रहे हैं सविनावागी आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के रूप में क्या सही है, क्या सही है ये आपसे पूछा गया है। और पहला पॉइंट कह रहा है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, है ना। फिर दिया गया है भू राजस्व में 50% की कमी करना। फिर दिया गया राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। तो भैया याद रखिएगा 11 सूत्रियों में से दूसरा और तीसरा यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा और तीसरा कि भू राजस्व में 50% की कमी कीजिए, राजनीतिक कैदी जो आपके हैं इनको कैदियों को रिहा कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे इनमें से कौन है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये है वी आर अम्बेडकर। वी आर अम्बेडकर जो थे ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। वहीं पर महात्मा गांधी जो आपके भाग लिए थे वो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे गांधी जी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी। चलिए बताइएगा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग सरकार में, है ना, जो आपकी मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में जो सम्मिलित हुई थी वो आपकी कब सम्मिलित हुई आपसे पूछा गया है। चलिए यहां पर जवाब देना है चलिए भाई जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब देना है। तो देखिए भैया यहाँ पर आंसर आ रहा है, काफी लोग कह रहे हैं कि सर जी 110 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा। 24 अक्टूबर 1946 दोस्तों इसका आंसर है, राइट हो जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में जो सम्मिलित हुई थी वो आपकी 24 अक्टूबर 1946। आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कह रहा है मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग जो यहाँ पर की गई थी, तो भैया ये कब की गई थी। बताएगा कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की जो मांग है ये शुरू की गई थी, ये मांग की गई थी, ये कब की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर दोस्तों 1940। क्या हो जाएगा 1940, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। चौधरी रहमत अली ने भैया पाकिस्तान का नारा लगाया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 6 अगस्त 1946 को
16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। यहाँ पर बताना है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, और ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया वो किसके द्वारा मनाया गया था, ये किसके द्वारा मनाया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भैया फटाफट जवाब देते रहिएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आ रहा है वो आपका बी हो जाएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया था ये कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था 1942 में। कब शुरू किया था, 1942 में। और यहीं पर कहा था करो या मरो का नारा जो दिया था यहीं पर दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया। अभी हमने बताया कि करो या मरो का जो नारा दिया महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन में, तो आप कहेंगे सर भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना में पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है कि किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। ये एक मिशन आया था भारत में, कैबिनेट मिशन। क्या था, कैबिनेट मिशन आया था। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका जवाब यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने घोषणा की थी कि जून कितने जून 30 जून को, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपके क्लीमेंट एटली। क्या हो जाएगा, क्लीमेंट एटली जो आपकी घोषणा किया था, उन्होंने कहा था कि 30 जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के जो अध्यक्ष आपके थे वो आपके कौन थे। चलिए बताइएगा, भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए जवाब दीजिएगा। यहां पर आंसर आ गया डी नंबर, याद रखिएगा ये हैं आपके सिरिल रेडक्लिफ। इसीलिए बोलते हैं ना रेडक्लिफ रेखा किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। बताइएगा कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय फौज। किसका, भारतीय राष्ट्रीय फौज, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी। आज आजाद हिंद फौज जो आपकी है वो किसके नेतृत्व में लड़ी थी, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। हमने कहा कि सर जी यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने या आजाद ने जो आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया वो कब किया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अक्टूबर 1943। क्या हो जाएगा, अक्टूबर 1943। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट हो जाएगा कि भैया आजाद हिंद सरकार की स्थापना जो नेताजी ने किया था अक्टूबर 1943, जो कि ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल जो आपके थे इनमें से कौन थे। इनका नाम है चक्रवर्ती गोपालाचारी। क्या नाम है, चक्रवर्ती गोपालाचारी, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसने बंगाल की स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत किया था। स्थायी उपनिवेश की शुरुआत जो कि बंगाल में किया वो किसने किया था। दोस्तों इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका जो आंसर है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे। चलिए बताना है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो आपके इनमें से कौन हो जाएंगे। आप कहेंगे सर ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका जो आंसर है यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। यहाँ पर देखा जाए तो भैया देखा जाए लॉर्ड कैनिंग है ना, ये गए थे इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद गए थे कि नहीं गए थे। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और दिल्ली डिवीजन छोड़कर इनको उत्तर पश्चिमी प्रांत का गठन किया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। यहाँ पर जवाब देना है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। आंसर इनमें से क्या हो जाएगा,
अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखा जाए 125 नंबर में, तो 125 का जो ऑप्शन आ रहा है डी नंबर है। ये भैया लॉर्ड रिपन, कौन है? लॉर्ड रिपन है। रिपन बताइएगा, लिटिन मत बताइएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, दिया लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को जो कब्जे में लिया था, ये कब लिया था दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 126 का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 1856 है ना। 1856 जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया। और देखा जाए तो भैया 1857 की क्रांति का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये भी रीजन यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि सिविल सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ की गई थी। चलिए बताना है कि सिविल सेवा जो आपकी है प्रारंभ की गई थी, वो किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक आपके हैं। चलिए बताना है, प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के जो लेखक हैं इनमें से कौन हो जाएंगे। आप कहेंगे सर दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की जो रचना किया था वो किसने किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। ये पुस्तकें बार बार पूछी जाती हैं। चलिए बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए नेशन ए मेकिंग के लेखक आपके कौन थे। ए नेशन इन मेकिंग के जो लेखक हैं इनमें से कौन हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, ए नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका जो स्थापना की थी किन्होंने किया था। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की जो स्थापना किया था वो किसने किया था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर अरविंद घोष। क्या हो जाएगा, अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसने इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया। किसने इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था। इंदु प्रकाश का जो प्रकाशन किया दोस्तों ये है जस्टिस रानाडे। क्या है, जस्टिस रानाडे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। जस्टिस रानाडे ने ही इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था। और अगला दिया गया है देश बंधु किसे कहा जाता है। चलिए जवाब देना है, देश बंधु के नाम से किसे जानते हैं। चलिए आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा तब तक, है ना, पानी वानी भी पी लें। चलिए भैया बताइएगा, कह रहा है देश बंधु किसे कहा जाता था या कहा जाते हैं। देश बंधु आपका आंसर क्या हो जाएगा, चित्तरंजन दास। जवाब सभी का सही है। यहाँ पर याद रखिए चित्तरंजन दास जो ऑप्शन आपका आ रहा है सी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। या इन्हीं को हम लोग सीआर दास भी कहते हैं, है ना, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई है। लोकमान्य किसे कहते हैं, लोकमान्य किसे कहते हैं। आप कहेंगे सर लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दिया था। गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दिया। इनको कहा था गुरुदेव। क्या बोला था, गुरुदेव की उपाधि दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद डिजाइनर इनमें से कौन था। जो नई दिल्ली है इसका मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर पूछा गया है, और भैया था एडविन लुटियंस। पढ़ा भी होगा आपने, एडविन लुटियंस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में से ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया था। दोस्तों बताना है कि सांप्रदायिक पुरस्कार की जो घोषणा किया था वो किसने किया था। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए इनका नाम है जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने ही दोस्तों याद रखिएगा कि सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था। चलिए बताना है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का नाम इनमें से क्या है। आप कहेंगे सर इसका नाम है लाल कुर्ती आंदोलन। क्या नाम था, लाल कुर्ती आंदोलन नाम था। इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और ले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कि अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना किया था? के एम मुंशी ने जो स्थापना किया वो किसने किया था? यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा भारतीय विद्या भवन। किसकी स्थापना किया? भारतीय विद्या भवन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? चलिए बताइएगा, किताबुल हिंद का जो लेखक है अलबरूनी, यह किसके साथ भारत आया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लैली ने किया था, ठीक है ना। और वहीं पर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? तो भैया ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था आपके आयर कोट ने। किसने? सर आयर कोट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और भैया यही याद रखिएगा, फ्रांसीसियों का जो भारत से नामो निशान था यहीं से खत्म हो जाता है ना। कौन से? वांडीवास के युद्ध से। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दिया था? बंगाल में द्वैत शासन जो आपकी चल रही थी इसको समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगामी को समाप्त किया? जो चहलगामी आपका है, चहलगामी को जो समाप्त किया था वो किसने समाप्त किया था? चहलगामी को जो समाप्त किया वो किसने समाप्त किया? जवाब दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए चहलगामी के लिए समाप्त किया था आपके बलबन ने, और इसका जो संगठन किया था वो आपके इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन समाप्त किया था बलबन ने। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसका जो आंसर होगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी इस समय भारत में थे कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहां से शुरू किया गया था? 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये कहां से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों याद रखिए पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल, जो कि कूका आंदोलन यहां पर शुरू हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी पंजाब आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना जो किया था ये कब किया था? सत्याग्रह सभा की स्थापना जो किया गांधी जी ने ये कब किया था? आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा सी नंबर, फरवरी 1919। क्या हो जाएगा? फरवरी 1919, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? चलिए, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता पूछा गया है, और पहले भारतीय नेता है दोस्तों, इनका नाम है राजा राम मोहन राय। क्या नाम है? राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी था। अब ये बताइए कि भैया 1917 में कौन सा आंदोलन हुआ था? आप कहेंगे सर जी चंपारण आंदोलन था। गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह विद्रोह था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत किया है। महात्मा गांधी ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की वकालत किया था? तो याद रखिए इन्होंने किया था विकेंद्रीकृत। कैसा किया था? विकेंद्रीकृत, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर है, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद सभी को। जय